वफा है जात औरत की किस्त नंबर 6। मानो जितनी नटखट चंचल शोख तबीयत और शरारती थी, इससे कई गुना ज्यादा वो शहीर और उसके वालिदैन की खिदमतगार साबित हुई थी। शहीर को पहली बार पता चला था कि औरत मर्द के लिए इतना जरूरी क्यों होती है। शहीर की हर जरूरत, हर बात और हर छोटे से छोटे काम का ख्याल रखना गोया इसकी पहली तरजीह थी। वो इससे बाद में सोती और शहीर की आंख उसके ठंडे हाथों के लम्स से खुलती कि वो हमेशा वुजू कर के हाथ मुंह धो के अपने हल्के गीले हाथ उसके चेहरे पर रख देती। नमाज नहीं पढ़ना। शहीर के कान में इसकी मधुर आवाज यूं गूंजती जैसे सुबह वक्त कोयल की आवाज जादू जगाती है। शहीर के दोनों बेटे चंद ही दिनों में इससे मानूस हो गए थे। शहीर की मां को वो शुरू दिन से दादी मां कहते थे। मानो की आमद ने मां की कमी भी पूरी कर दी थी। शहीर कभी कभी हैरान होता कि कोई औरत इस तरह भी गैर औरत के बच्चों को तवज्जो और प्यार दे सकती है। शहीर का बड़ा बेटा मूसा 10 साल का हो गया था। इससे छोटा उर्शी 8 साल का था। मानो मूसा से 6-7 साल ही बड़ी थी, मगर उसका रवैया देखकर लगता जैसे वो सचमुच उसकी मां हो। माशी लिहाज से शहीर दरमियानी तबके से ताल्लुक रखता था। उसकी तनख्वाह, वालिद की पेंशन और फिर तसनीफ की मद में मिलने वाली रकम से उनकी गुजर बिसर अच्छे तरीके से हो रही थी, मगर बचत का कोई हीला नहीं था। मानो ने आते ही घर के खर्च में गैर महसूस अंदाज में कमी करके चंद माह में ही अच्छी खासी रकम पस अंदाज कर ली थी। शहरी जान, ये 50,000 हैं, अपने इकोनट में जमा करा देना, और हाँ, मेरी मर्जी के बगैर खर्च नहीं करने। मानो ने नोटों की गड्डी उसकी समत बढ़ाई। ये कहां से आए? वो हैरान रह गया था। मानो इत्मीनान से बोली, ये पिछले 5 माह की बचत है, यानी तुम माहाना 10,000 बचा रही हो। क्या बात है भाई, मेरा ख्याल है सास साहिबा को पहले से अंदाजा था कि इसकी बहू इतने गन्नों वाली है, इसीलिए इसने घर का इंतजाम मोहतरमा के हवाले करने में देर नहीं लगाई। तुम्हें कोई मसला? मानो ने आंखें निकाली। नहीं यार, प्रॉब्लम तो कोई नहीं, बस ये फिक्र है कि पहले ही इतनी दुबली पुतली हो, बचत के बारे इतना सोचती रहूगी तो कहीं मजीद ही कमजोर ना हो जाव। हेडमास्टर साहिब तो मेरी जान को आ जाएंगे, ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है जी। बच्चे बड़े हो रहे हैं और 2-3 साल के अंदर उनके खर्च बढ़ जाएंगे। अगर कुछ रकम पस अंदाज होगी तभी उनकी अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त हो सकेगा ना। शहीर ने इसे बाजू से पकड़कर अपनी जानिब खींचा। मानो समझ में नहीं आता मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसका रब ताला ने इतना बेहतरीन बदला दिया है। पहले ही उसकी नेमतों का शुमार नामुमकिन था। तुम्हारी सूरत में इस पाकजात ने मुझ गरीब पर अपनी नेमतों की तकमील ही कर दी है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी होगी। वो इसके बाजुओं नूनगुना में समाते हुए पूछने लगी, तो अब का क्या ख्याल था, मैं कैसी होंगी? यकीन करो दिल के हाथों मजबूर था, वरना मुझे 100% यकीन था कि तुम सिर्फ मसाइल ही पैदा करोगी। 16-17 साल की लड़की ने घर और बच्चों को किया संभालना था। बस उम्मी जान को देखकर धारस बंध जाती थी कि घर में एक संजीदा और बुर्दबार औरत तुम्हारी रहनुमाई के लिए मौजूद है। मानो के लबों पर फखरिया मुस्कुराहट उभरी। मिस्टर मजबूर, ये सारी रहनुमाई उम्मी जान ही की है होगी, लेकिन इसी तनख्वाह और पेंशन पर उन्होंने कभी इतनी रकम पस अंदाज नहीं की। और अचानक मोबाइल की घंटी ने इसे बात मुकम्मल न करने दी। ओ देखो तो वो मानो का सर अपनी आगोश से हटाने लगा। किसका फोन है? वो मोबाइल स्क्रीन पर निगाह दौड़ाता हुआ बोला। पता नहीं, अनजान नंबर है। वो लाड भरे लहजे में बोली, जरूर कोई लड़की होगी, बस आप कॉल अटेंड ना करें। जरूरी तो नहीं किसी लड़की का हो। मानो ने मुंह बनाया। अच्छा कर लो अटेंड, लेकिन स्पीकर ऑन रखना। अटेंड बटन प्रेस करते हुए इसने कहा, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सलाम का जवाब देते हुए मुहज्जिब लहजे में पूछा गया, वो शहीर साहिब बात कर रहे हैं? जी, और जनाब मैं मुकरहान आफंदी अर्ज कर रहा हूँ, एक जरूरी काम के सिलसिले में आपसे मिलना था। काम और मुझसे? शहीर के लहजे में हैरानी थी। इसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों आपसे काम नहीं हो सकता? हो सकता है, बहरहाल तशरीफ ले आए। अगर आप मेरे ऑफिस आ जाते तो। रेहान आफंदी की दरखास्त पर उसने मानो की तरफ देखा जो बड़े गौर से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। इसके इस बात में सर हिलाने पर वो बोला, ठीक है जनाब, कहाँ है आपका ऑफिस? मेरा ताल्लुक एक प्राइवेट टीवी चैनल से है, लाइव लिव टीवी चैनल शायद है, अपने नाम सुना हो? शहीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अच्छी तरह जनाब। लाइव चैनल की तो बड़ी धूम है आजकल। वैसे मुझ जैसे आम शख्स का लाइव चैनल से किया ताल्लुक बनते देर नहीं लगती सर। चलिए यों ही सही, मैं कल दोपहर 1 बजे आपके पास हाजिर हो जाऊं। गुनागा, थैंक्स सर।
कहकर आफंदी ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। राब्ता मुनक़ते होते ही मानो दोबारा इसकी गोद में लेट गई। उन्हें अब से क्या काम हो सकता है, क्या पता। इसके रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए शहीर ने लाइल्मी जाहिर की। मानो ने ख्याल जाहिर किया वो शायद इंटरव्यू लेना चाहते हों। हाँ, मैं बड़ी अहम शख्सियत हूं, ना का वो मेरा इंटरव्यू लेंगे। शहीर के लहजे में तंज की आमेजिश थी। मानो की बंद आंखें वाह हुई इससे नजरें मिलाते हुए वो चाहत भरे लहजे में बोली, इसमें शक ही क्या है। वो पागल और वो सर हिलाते हुए हंस पड़ा था। ओ शहरी जान, एक बात पूछो, एक नहीं 1000 पूछो गुड़िया। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा दौलत, शोहरत और रुतबा मिल जाए, मुझसे भी कई गन्ना खूबसूरत लड़कियां तुमसे मिलने की और तुम्हारी साथ ताल्लुकात रखने की मतमन्नी हो, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? इस किस्म की बकवास तुमने एक मर्तबा पहले भी की थी और एक भाषण से तुम्हारी तबीयत साफ हो गई थी। मेरा ख्याल आज जरा फिर झाड़ लूं, काफी दिनों से तुम्हारी खबर नहीं ली मैंने। ओ टालो मत, इसने लेटे लेटे शहीर के गिले में बहें हमाइल कर ली थी। शहीर खफगी भरे लहजे में बोला, उमानो, क्या ये मुमकिन है? नहीं, लेकिन फिर भी डरती हूं। उमानो के लहजे में कई अंदेशे पोशीदा थे। बेवकूफ, मैं एक वाजिबी सा लिखारी हूं। तुम्हें भी पता नहीं क्या नजर आया कि मेरी जानिब मुतवज्जे हो गई हो, वरना तो मुझसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों ऐसे मौजूद हैं जो अक्ल, शक्ल और दौलत में मुझसे कई गना बेहतर है। चल झूठे होते तो मुझे नजर ना आते। तुमने देखा ही किया है, तुम्हारी उम्र की लालकियां तो गुड़ियों से खेलती हैं। जो पूछा है इसका जवाब दो। फलसफे बयान करने की जरूरत नहीं। शहीर उसके चेहरे पर झुकता हुआ बोला, गुड़िया, तुम्हें कैसे यकीन आएगा? मुझे यकीन है शहरी, तुम पर इतना भरोसा है जितना के खून के रिश्तों पर होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा है। मगर क्या करूं, कैसे खुद को तसल्ली दूं? अगर तुमने किसी और औरत के लिए मुझे धुतकार अलिफ, तो शायद मेरे दिल की धड़कन रुक जाए, शायद मैं जी ना पाऊं, गुना शायद खुद को खत्म कर लूं, कोई ऐसा काम कर लूं जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया है। मम, मैं तुम्हें किसी के साथ बांध नहीं सकती। मैं तुम्हें बिला शिरकत गैरे पाना चाहती हूँ। हालांकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि एक मर्द को 4 शादियों की इजाजत रब कायनात ने दी है। अच्छी बकवास कर लेती हो। शहीर ने मुंह बनाया, बेवकूफ, शुक्र करता हूँ कि तुम मुझे मिल गई हो, वरना मुझ जैसे को कब कोई लड़की घास डालती है। अच्छा, वादा तो कर सकते हो ना कि मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और मेरे जितनी अहमियत किसी को नहीं दोगे। मानो किया है, वो चल गया था, अब तक शक में पड़ी हो। वो होले से गुनगुनाई, जिसमें तुम्हारी खिलाफ जरा शाइबा भी हो, मैं अपने इस ख्याल की आंखें निकाल दूं। शहीर ने खफगी से पूछा, फिर इस तकरार का मतलब? तुम्हारी वादे मुझे अपनी प्रागंदा सोचों के खिलाफ ढाल लगते हैं। मेरा रवैया किसी लायक नहीं, सारी अहमियत अल्फाज की है। तुम्हें वदा करने से क्या खौफ माने है? मानो अपने मुतालबे पर डट गई थी। शहीर ने शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, ओके ओके, मैं वदा करता हूँ तुम्हारी जगह किसी को नहीं दूंगा। तुम्हारा हूँ, तुम्हारा ही रहूंगा। अब खुश? मानो ने इसकी नाक से पकड़कर खींचा। ओके जी कहते जुबान दर्द करती है। इसने सर पकड़कर कहा, ओके जी 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 जी, और मानो खिल खुला के हंस पड़ी थी। रेहान आफंदी ने बड़े तपाक से इसे खुश आमदीद कहा था। चाय आ काफी? शहीर के बैठते ही इसने पूछा। चाय ठीक रहेगी, शहीर बेतकल्लुफी से बोला। इंटरकाम पर चाय का बताकर वो मतलब की बात पर आ गया। शहीर साहब, आप काफी अच्छा लिखते हैं। पिछले दिनों इत्तेफाकी तौर पर आपका एक नावल मुझे मिला, इतना अच्छा लगा कि मैंने 1-2 नशिस्तों में ही पढ़ लिया और उसके बाद आपके सारे मुयस्सर नावल मंगवा ली। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि कुतुब बीनी कर सको, मगर आपकी मुतासिर कुन तहरीर ने मुझे ये लत भी लगा दी। शुक्रिया आफंदी साहब, लेकिन मेरा ख्याल है अपने सिर्फ ये इत्तला देने के लिए मुझे शर्फ मुलाकात नहीं बख्शा था। हा, आफंदी दिल खोल कर हंसा। शर्फ मुलाकात? शहीर साहब अब जहमत कह सकते थे। नहीं आफंदी साहब, बहुत आम सा बंदा हूँ, यही कहना आपके खास होने को जाहिर करता है। बहरहाल ये अर्ज करने के लिए आपको जहमत दी थी कि आपके नावल वार्मी पर मैं एक ड्रामा सीरियल बनाना चाह रहा हूँ। उसके अलावा मेरी ये भी ख्वाहिश है कि इस ड्रामे के मुकालमे भी आप ही जब्त तहरीर में लाएं। इस जिम्मे आपका जो मुतालबा हो मुझे मंजूर है। इसी वक्त चपरासी चाय की ट्रे के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनकी गुफ्तगू में जरा सा वक्फा आया। चाय का कप थामते ही शहीर ने जवाब दिया, आफंदी साहब, मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूँ और जैसा कि आप जानते हैं मुख्तलिफ रिसालों में मेरी तहरीर छपती है। फिर घर के कामकाज भी होते हैं, तो शायद मैं इतना वक्त ना निकाल पाऊँ होना। शहीर साहब, मैं आपको मुद मांगा मुआवजा अदा करूंगा। मसल ने शहीर
ने इश्तियाक से पूछा और फिर आफंदी की ऑफर सुनकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसके अब तक लिखे हुए तमाम नावलों का मुआवजा भी इसे इतना नहीं मिला था। इसकी हालत से महजूज होते हुए आफंदी ने कहा, यह मुआवजा सिर्फ कहानी का है, मुकालमा लिखने के इससे भी ज्यादा मिलेंगे। अब मुझे मंजूर है, वो बामुश्किल बोल पाया था। गुड, ये इस मुआहदे के कागजात हैं। आफंदी ने एक फाइल इसकी जानिब खिसकाई। फाइल के मुंदरजात पर नजर डालकर इसने साइन करके वो फाइल आफंदी की समत बढ़ा दी। ये रहा आपका चेक। आफंदी ने इसकी समत एक साइन शुदा चेक बढ़ाया। कहानी को ड्रामाई तश्कील देने का मुकम्मल मुआवजा और आधा मुआवजा मुकालमे लिखने का है। बकिया रकम काम की तकमील पर मिलेगी। शहीर हाथों की लर्जिश पर बामुश्किल काबू पा सका था। बैठे बिठाए इतनी रकम का मिल जाना इसे हैरान कर रहा था। चेक एहतियात से जेब में डालते हुए इसने कहा, ठीक है आफंदी साहब, एक छोटी सी जहमत आपको दूंगा। हुक्म करें जनाब। अगर किसी ड्रामे आ फिल्म के लिखे हुए मुकालमे रहनुमाई के लिए मिल जाते तो मुझे आसानी रहती कि ये काम मैं पहली बार करूंगा। ये ले। आफंदी ने मेज की दराज से कागजात का एक पुलंदा निकाल कर उसकी जानिब बढ़ा दिया। शुक्रिया जनाब। कागजात थाम कर शहीर खड़ा हो गया। वो अब मुझे इजाजत दें ताकि काम शुरू कर सकूं। वो जरूर अब तशरीफ ले जाएं और जितना जल्दी हो सके ये काम मुकम्मल करें। कहते हुए रेहान आफंदी इसे अलविदा कहने के लिए अपनी जगह पर खड़ा हो गया। और शहीर साहब, उम्मीद है ये आखिरी काम नहीं होगा। इंशाअल्लाह हमारा साथ लंबे अरसे तक चलेगा। इंशाअल्लाह, वो कहते हुए शहीर ने इससे अलविदाई मुसाफहा करके ऑफिस से बाहर आ गया। सचमुच जान, एक नाविल का इतना ज्यादा मुआवजा, मानो हैरान रह गई थी। शहीर मुस्कुराया। उचक तो मेरे पास है चंदा और पत्ता है उन पैसों का, मैं क्या करूंगा। क्या करोगे। मानो ने चेक वापस इसकी तरफ बढ़ाया। वो याद है ना, शादी से पहले कहा था कि तुम्हें मोटरसाइकिल पर बैठने से डर लगता है और कार की सवारी पसंद है। मानो की आंखों में नमी उभरी। तुम्हें अब तक याद है गुड़िया, तुम्हारी कोई बात भी नहीं भूली। कार लेना फजूल खर्ची है और मैं कभी भी तुम्हें कार ना लेने देती, मगर हकीकत में तुम्हें कार चिल्लाते देखना मेरी तमन्ना है। बकाया रकम ईमानदारी से इकोनेट में जमा करा देना। मेरी इजाजत के बगैर उन्हें से एक पैसा भी दाएं बाएं नहीं होगा। बकिया कौन सी रकम। इससे बामुश्किल एक सेकंड हैंड कार आएगी। बकिया वो रकम जो मुकालमे की तकमील पर मिलन है। मानेवास से तमेरी बांधे भी तो वो कद कलामी करते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए यही बालियां काफी है। प्लीज आइंदा जो रकम। शहरी मेरी किस्म, अगर तो ने बंदे वंदे आ कोई और जेवर लाया। मुझे नहीं अच्छे लगते ये जेवर, अलबत्ता तुम्हें अगर जेवर के बगैर अच्छी नहीं लगती तो बुतो आ मुझे खैर। तुम जेवर तो क्या कपड़ों। शहरी के बच्चे दफ होना। उमानो ने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया था। अच्छा ठीक है यार, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। और मानो मुस्करा दी। रात को वो मुकालमा लिखने बैठा तो मानो चाय का थर्मास तपाई पर रख कर वहीं खामोशी से बैठ गई। तुम सो जाओ ना, नींद आएगी तो सो जाओ, नूनगुनागी। तुम आराम से काम करो, बस तुम्हें लिखते देखना मुझे अच्छा लगता है। मानो आज मैं देर तक जागूंगा, शायद सुबह हो जाए तुम लेट जाओ, क्योंकि तुम्हें सुबह घर के काम काज भी करने होंगे। मैं तो सुबह की नमाज पढ़ के सो जाओ, नूनगुनागा। मुझे नींद नहीं आई और घर का काम काज भी कर लूंगी, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शहीर जानता था कि वो इसकी बात कभी नहीं मानेगी, इसलिए वो इसरार की बगैर लिखने में मगन हो गया। रात गए तक मानो वहीं बैठी इसे खामोशी से तकती रही। शहीर ने जब भी सर उठाया इसे अपनी जानिब मुतवज्जे पाया। इसकी आंखों से फूटती चाहत शहीर के लिए सरमाया हयात थी। इतने दिन मानो के साथ रहकर इसे अपनी गुज़िश्ता सोच पर हैरत होती थी। मानो की मोहब्बत में इसे कोई खोट मिलावट या मसनूई पिन नजर नहीं आया था। वो इसे हक़-ए-ताए चाहती थी। रात गए इसने मानो को जागने पर बाजिद देखकर काम खत्म किया। उठो सोते हैं, वो इस जिद्दी से बोला और मानो सर हिलाते हुए उठ गई। सुबह वो स्कूल जाने की बजाय काम मुकम्मल करने लगा और उसके बाद इसे स्कूल जाना नसीब नहीं हुआ था। अपना काम इसने एक माह की उनथक मेहनत के बाद मुकम्मल किया और रात से अगले दिन रेहान आफंदी के ऑफिस पहुंच गया। आए शहीर साहब, काम कैसा जा रहा है। वो कुर्सी संभालते हुए बोला। काम मुकम्मल हो गया है जनाबे। क्या। आफंदी के लहजे में हैरत थी। इतना जल्दी। जी, और ये मुलाजा करें। इसने फाइल में लगे मुरत्तब औराक का पुलंदा इसकी जानिब बढ़ाया। फाइल इसके हाथ से झपटते हुए आफंदी मुताला में मसरूफ हो गया। चीदा चीदा सफहात पर नजर दौड़ाने के बाद इसने शहीर की आंखों में झांका। मीर अलिफ इंतखाब गलत नहीं था, आप वाकई कमाल के लिखारी हैं। शुक्रिया जनाब। शहीर इंकिसार छोटिये से बोला।
शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए कि इतना जल्दी का मी मुकम्मल कर लिया, और ये रही आपकी बकिया रकम। इसने चेक पर साइन कर के शहीर की समत बढ़ा दिया। चेक इससे लेते हुए शहीर ने उम्मो नट पर नजर डाली और चेक जेब में डाल लिया। और ये दावतनामा रखें। आफंदी ने इसकी समत एक मुनक्कश लिफाफा बढ़ाया। कल शाम नई ड्रामा सीरियल के तमाम फनकार में रेहा मधु है, और अब भी उनका हिस्सा है। जरूर तशरीफ लाइएगा। अगर मुझे छूट मिल जाती। क्या बात करते हैं आप? रेहान आफंदी कत कलामी करते हुए खफगी भरे लहजे में बोला। यहाँ पिंडी में फकत आपकी वजह से पार्टी रखी गई है, वरना ज्यादातर फनकारों का ताल्लुक तो लाहौर से है, और ड्रामे की शूटिंग भी वही होना है। ठीक है जनाब, नाराज ना हो, मैं हाजिर हो जाऊं गुनागा। असल में मैंने कभी इस किस्म की पार्टियां अटेंड नहीं की हैं, ना तवासली। थोड़ी झिझक हो रही थी। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, यार ये झिझक एक पार्टी ही से फिशविक हो जाएगी। वैसे रेहान साहिब, क्या शूटिंग के लिए मुझे भी लाहौर हाजिरी देना पड़ेगी? शायद कभी जरूरत पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो आपको इसका बाकायदा मुआवजा अदा किया जाएगा। शहीर ने इस बात में सर हिलाते हुए इससे इजाजत ली और वापस आ गया। वो महफिल, वो माहौल, वो चहल पहल शहीर के लिए बिल्कुल अजीब और अनोखी थी। वहां पर वो खुद को अजनबी सा महसूस कर रहा था। अगर रेहान आफंदी की कंपनी इसे ना मिलती तो शायद वो वहां से भाग गया होता। मर्द और जन का खुला इख्तिलात इसे हैरान कर रहा था। इससे पहले ऐसे मनाजिर इसे सिर्फ फिल्मों ही में देखने को मिलते थे। अदाकार तो छोड़, अदाकारों नुनगुना ने भी इससे परतपाक अंदाज में मुसाफहा किया था। उनसे मिले जी। ये हैन करन ड्रामा सीरियल की नई हीरो आफंदी ने एक शोख ओशिंग लड़की से इसका ताफ कराया। और किरण, ये हैन इस ड्रामे के लिखारी शहीर सिद्दीकी साहब। बहुत अच्छे शायर और अदीब। नाइस टू मेट यू। किरण ने इसकी आंखों में झांकते हुए परतपाक मुसाफहा किया। रेहान आफंदी की मैयत में इसने फरदाए सबसे मुलाकात की थी। ज्यादातर फनकार लाहौर से आए हुए थे। ड्रामे की शूटिंग भी लाहौर ही में होना थी। वो पार्टी रात गए तक जारी रही थी। वापसी पर अपनी गाड़ी पार्किंग से निकालते वक्त उसकी नजर गेट पर खड़ी लड़की पर पड़ी। रेहान आफंदी ने इसे भी इस लड़की से मिलाया था। ड्रामे में इसका किरदार महदूद सा था। इसने एक दो कार वालों से लिफ्ट मांगी थी, मगर शायद कोई तैयार नहीं हुआ था। जब वो गेट के करीब पहुंचा तो अंगूठा दिखाते हुए वो खिड़की पर झुकी और शीरी लहजे में पूछने लगी, प्लीज सर, लिफ्ट मिल जाएगी? शहीर ने दरियाफ्त किया, कहाँ जाना है? और फिर इसने जिस महल्ले का नाम लिया वो शहीर के घर से मुखालिफ सम्त में था। इसने इनकार करने के लिए लब खोलने ही चाहे थे कि इसकी नजर लड़की के उम्मीद भरे चेहरे पर पड़ी और उसके लबों से बेसाख्ता निकला, बैठो नाजली सर, मेरा नाम नाजली है। अब से तारुफ हुआ तो था। वो फ्रंट सीट का दरवाजा खोल कर बेतकल्लुफी से बैठ गई। हाँ मिस नाजली, तारुफ तो हुआ था, मगर इतने अफराद थे कि फरदाए सबका नाम याद नहीं रहा। हाँ सर, बड़े लोगों को कहाँ नाम याद रहता है? मुझसे पूछें, एक एक का नाम याद है। जैसे आपका नाम शहीर सिद्दीकी है ना? नाजली के लहजे में तंज की बजाय इंकिसारी का उनसर नुमाया था। जी शहीर सिद्दीकी ही है, लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल ही गलत है कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ। वो पूछने लगी, उस सर, गालिब ने ये आपका पहला ड्रामा है? इसने जवाब दिया, बिल्कुल ऐसा ही है सर। रेहान आफंदी साहिब हमेशा नए चेहरों की तलाश में सरगर्दा रहते हैं और उनका इंतखाब कम ही गलत निकलता है। मुझे उम्मीद है आप पहले ही ड्रामे से मशहूर हो जाएंगे। अगर चंद ड्रामे ही मिल गए तो आपके लिए काफी है। शहीर ने मौजू बदला, वो आपका भी ये पहला ड्रामा है? नहीं सर, इससे पहले भी चंद ड्रामों में काम कर चुकी हूँ, मगर अब तक कोई नुमाया किरदार नहीं मिला। चुल्लू, कोशिश करती रहूं, शायद कभी मिल ही जाए। वो बोली, मरकजी किरदार ऐसे नहीं मिला करते सर। फिर कैसे मिलते हैं? उसके लहजे में हैरानी थी। और वक्त आने पर पता चल जाएगा सर। नाजली का लहजा मानी खेज हो गया था। क्या मतलब? शहीर की हैरानी दोचंद हो गई। कुछ नहीं सर। नाजली मोहतात हो गई। शहीर ने भी इसे कुरेदना मुनासिब ना समझा। इसे ड्रॉप करके वो रात गए घर पहुंचा, मानो उसके इंतजार में जाग रही थी। इसे देखते ही वो तीर की तरह इसकी तरफ बढ़ी। इतनी देर लगा दी? इसके लहजे में शिकवे की बजाय तशवीश का उनसर नुमाया था। शहीर को इसका अंदाज अजीब सा लगा। इसे तो झाड़ पड़ने की उम्मीद थी, मगर मानो आम डगर से हिटकर इससे मुखातिब हुई थी। ओ मानो, क्या हुआ, खैर तो है? वो इसके अंदाज पर घबरा गया था। हाँ जान, मैं डर गई थी। वो बेसाख्ता इससे लिपट गई। किस बात से? इसने ना समझने वाले अंदाज में पूछा। क्या पार्टी में लड़कियां भी आई थीं? जवाब देने की बजाय इसने अपनी रागनी उलपी।
शहीर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, मगर जब बोला तो इसके मुंह से सच निकला था कि वो मानो से झूठ नहीं बोल सकता था। हाँ मानो आई थी। ड्रामे में शिरकत करने वाले सारे अदाकार और अदाकाराएं आई थी, मगर तुम्हें उनकी क्या फिक्र? मैं कोई यूसुफ सानी तो हो नहीं कि कोई मेरे ऊपर लट्टू हो जाए। आखिरी फिक्रा इसने मिजाहिया अंदाज में कहा था, मगर ये अल्फाज मानो के होठों पर हंसी नहीं ला सके थे। शहीर, तुम नहीं जानते तुम मेरे लिए क्या हो, और जिस तबके में तुम जा फंसे हो वहाँ मर्द और औरत का कोई इम्तियाज नहीं होता। दोस्ती के नाम पर अजीब और गरीब खेल खेले जाते हैं। मानो जान, एतबार करना सीखो। थून एतबार और मर्द जात पर ही नहीं, अपने शहरी पर। अब वो फलसफियाना लहजे में बोली, एतबार तो है, मगर जब औरत जात के साथ इख्तिलात के इतने ज्यादा मौके मुयस्सर हों तो बड़े बड़े पारसा बहक जाते हैं जो नाबाकना चाहे। इसे भी औरत जात काबू कर लेती है। पागल ना हो तो जाने क्या उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो। एक बात मानोगे, पहले कभी टाली है। ओके, फिर ये पहला और आखिरी ड्रामा था, उसके बाद तुम ड्रामा नहीं लिखोगे। जारी है।